वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। अभी है सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हूँ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से मुझे जाना है आगरा, जो कि मेरी 1 घंटे बाद ट्रेन है। तो मैं अभी जाऊँगा अपनी ट्रेन से बैठ के आगरा की तरफ। और ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है जो यूजुअली बहुत भीड़ भाड़ वाला स्टेशन होता है, बट अभी सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। वेस्ट इंडिया की तरफ जाने वाली सारी ट्रेनें यहीं से जाती हैं। मुंबई के लिए, राजस्थान के लिए अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो ज़्यादातर ट्रेन यहाँ से मिलेंगी। और ये काफ़ी बिजी स्टेशन रहता है दोपहर और रात के टाइम में। और अभी मैं अपने ट्रेन में बैठ गया हूँ और ये समता एक्सप्रेस है जो कि यहाँ से विशाखापट्टनम जाती है आगरा होकर के। मुझे लगभग 2-2.5 घंटे में ये आगरा छोड़ देगी और फिर वहाँ से मैं निकलूँगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस ट्रेन जर्नी को। और फिर मैं पहुँच गया हूँ अभी आगरा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं ई रिक्शा लेकर के आगे की तरफ निकलूँगा और आपको दिखाता चलूँगा आगरा शहर। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है और काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग मुझे शायद वॉइस ओवर देना पड़े यहाँ पे, बट मैं कोशिश करूँगा कि क्वालिटी को अच्छे से अच्छे रखा जाए ताकि व्यूअरशिप को रिटेन करने में मुझे थोड़ी आसानी हो। तो मिलते हैं अब आपसे आगरा में। तो अब हम ताजमहल की तरफ जा रहे हैं अभी अपने ई रिक्शा से निकल करके। और मेन एंट्री जो है ताजमहल की वो ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन मतलब आगरा मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए। और इसलिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अगर मेन रास्ते से जाते तो वो लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल करके अंदर जाना होता है, तब टिकटिंग पॉइंट पे पहुँचते हैं। आई थिंक यहाँ पे भी होगा, वॉकिंग डिस्टेंस तो यहाँ पे भी होगा। तो अंदर चल करके जब हम कैंपस में जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। हमने अपना सामान रख दिया है क्लॉक रूम में, अमानती घर में, और अब हम जा रहे हैं एंट्री की तरफ। यहाँ आने के लिए बेस्ट ये है कि आप टिकट हमेशा ऑनलाइन बुक करें क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग के लिए बहुत लंबा काउंटर होता है। तो ASI की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ भी स्कैनर लगा होता है जगह जगह, आप स्कैन करें और टिकट बुक कर लें ईजिली। और 5 रुपये सस्ता भी पड़ेगा इनफैक्ट स्कैनर से लेने से। तो कभी भी ऑफलाइन के चक्कर में ना रहे, ऑफलाइन लंबी भीड़ रहती है। और एक बात, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हमने चेक इन वगैरह कर लिया है और अंदर की तरफ आ गए। अगर आपको ये गेट से समझ में आ रहा हो, ये एक मेन गेट है। अब मैं आपको बैक कैमरा से पूरा ताजमहल घुमाऊंगा और इसके कुछ हिडन हिस्ट्रीज के बारे में, जो कि मिथ से अलग है और ज़्यादा ट्रूथ पे बेस्ड है, ज़्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। उसके बारे में आपको कुछ बता। यहाँ से एंट्री होती है ताजमहल के अंदर। बेसिकली यहाँ 3-4 एंट्री गेट हैं और सबको पास करके आपको अंदर की तरफ जाना होता है। तो अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्या बिल्कुल छोटा सा एक गेट है, उससे पास करेंगे फिर ताजमहल सामने दिखेगा। अब यहाँ से वीडियो बनाते हुए आगे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, लोग बहुत होते हैं। और इस केस में आप अच्छे से सीन कैप्चर कर लें, ये एक मुश्किल काम होता है। ये चूँकि यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है तो सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर के फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो अब हम आपको रूबरू कराते हैं ताजमहल के हिस्ट्री से। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी आखिरी बेगम मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया था बुरहानपुर में, जो कि साउथ इंडिया के अपने ट्रिप पे थे बादशाह। उन्हें नॉर्थ के अलावा साउथ भी कंट्रोल करना होता था, तो बुरहानपुर एक मेजर डेस्टिनेशन था उस टाइम। आज भी एक बड़ा सिटी है, टाउन है मध्य प्रदेश में, तो ये बुरहानपुर में थे, वहीं उनका डेथ हुआ था। तो उसको ला करके बुरहानपुर से यहाँ पे दफनाया गया। 6 महीने बुरहानपुर में उनकी लाश थी, कब्र थी। उसके बाद 6 महीने बाद उनके बेटे शाह सूजा के लीडरशिप में उस पूरे मोर्टरम को उठा करके यहाँ तक लाया गया था और फिर यहाँ पे दफनाया गया था। और उसके बाद मुमताज़ शाहजहाँ ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। इसके लिए ईरान से उन्होंने एक आर्किटेक्ट को बुलवाया था, उन्होंने नक्शा डिज़ाइन किया था और इसका काम स्टार्ट हुआ। ताजमहल को जब स्टार्ट किया गया और जब मुमताज़ को दफन कर दिया गया तो शाहजहाँ ने इसको नाम दिया था रौज़ा-ए मुनव्वर। बाद में जब ये पूरा आर्किटेक्चर तैयार हो गया फिर इसे ताजमहल के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन इसका पहला नाम था रौज़ा-ए मुनव्वर। और इसे अब्दुल करीम, जो आर्किटेक्ट ने बनाया था, उसका नाम था अब्दुल करीम
और ये लोग ईरान से आए थे। ईरान से आने वाले बहुत सारे लोगों को मुगल कोर्ट में बहुत अच्छे पोजीशन मिले हुए थे बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ पर्सियन, फारसी उन्हें आती थी इस वजह से, और फारसी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी था मुगल का, तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन मिले थे। बाद में इस आदमी को दिल्ली का गवर्नर भी बनाया गया और उसने दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शन किए। इवन रेड फोर्ट का, दिल्ली का जो लाल किला है वो भी इसी के लीडरशिप में बना था। एक अक्सर कंफ्यूजन होता है कि आगरा का लाल किला भी शाहजहां ने बनाया था, जो कि ऐसा नहीं है। अकबर ने बनाया था आगरा का लाल किला और ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। इसका जो आप चारों मीनार देख रहे हैं ये है 139 फीट और ये आउटवर्ड इंक्लाइंड है। अगर आप गौर से देखें तो मीनार थोड़ा सा लाइक 1 या 2 डिग्री या 5 डिग्री तक बाहर की तरफ इंक्लाइंड है। और इसको बनाने का रीज़न ये है कि जस्ट इन केस अर्थक्वेक आता है और वो इसको झेल नहीं पाता, लेट से 10 या 12 मैग्नीट्यूड का आ गया, अगर इसको झेल नहीं पाया तो मेन डोम पे इम्पैक्ट ना हो, अगर मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। इस पर्पज़ के साथ उसे आउटवर्ड इंक्लाइन किया गया है। और इसके अंदर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, पूरे दीवार पे पूरे फूल वगैरह बनाए गए हैं, नक्काशी की गई है। और ये 1808 तक तो इसके बहुत अच्छे दौर थे जब तक मुग़ल की हुकूमत थी, लेकिन जब 1808 के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ मजबूत होते गए, उन्होंने इसको अपना एक काइंड ऑफ पर्सनल रिजॉर्ट बना दिया था अंग्रेज़ों ने इस जगह को। वो अलाउ नहीं करते थे बाहर के लोगों को आना, और यहाँ पे मस्जिद है सामने, उसमें नमाज़ बंद करवा दी और यहाँ पे वो लोग अपना पार्टी वार्टी किया करते थे। और जो किया तो किया, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही अंग्रेज़ का सबसे पहला वाइसराय उस टाइम में 1808 के दौरान बना था, उसने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि ताजमहल से जितने भी कीमती पत्थर हैं उसे निकाल करके ले जाना। ताजमहल को उस टाइम बनाने में लगभग 4 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगा था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1760 के आसपास की। तो आप समझ लें आज के हिसाब से उसकी कीमत लाखों करोड़ में पहुंच जाती है। और शाहजहां ने अपना पूरा का पूरा जो उसका ट्रेजर था उसको खाली कर दिया था इस जगह को बनाने के लिए। अंग्रेज जब आए तो इसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे, हीरे मोती, और जितना वो नोच सकते थे वो नोच लिया, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। जो नहीं नोच सकते थे बस वही रह गया, और जिसे हम आज देख पाते हैं। यहाँ पे ईरान से मंगवाई गई कीमती कालीनें थी, और फिर दुनिया भर के अलग अलग कोनों से, चीन से पत्थर मंगवाए गए, मरकान से, अफगानिस्तान से, और दुनिया के अलग अलग कोनों से पत्थर मंगवाए गए थे इसको बनाने के लिए। और इसके अंदर जो फूल बनाए गए हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीमती पत्थर, कलरफुल पत्थर लगाए गए, और उन पत्थरों को अंग्रेज ले गए। तो आज वो फूल खाली दिखते हैं। और लोग कहते हैं कि जब यहाँ आते थे उस टाइम में, जब ये अपने पीक पे था 1808 से पहले, अगर कोई टूरिस्ट आता था वो अगर वो किताबें लिखता तो बताता है कि यहाँ पे वो फूल इतना रियल होता था कि लोग छू करके देखते थे कि यार ये सच का फूल तो नहीं है, इतना खूबसूरत और इतने अच्छे से इसको बनाया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों की मेहरबानी, उन्होंने इसको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से आपको 200 रुपये की अगर आपने टिकट ले रखा है तो ऊपर जाने के लिए, और जिन्होंने 45 रुपये का टिकट लिया है उनके लिए यहीं तक वो जगह है, इसके बाहर नहीं जा सकते। ये है मस्जिद, इसमें फ्राइडे का प्रेयर भी होता है, तो फ्राइडे को ये बंद रहता है, और फ्राइडे और मंडे 2 दिन बंद रहता है ताजमहल। और तो यहाँ पे ये मेरा तीसरा टूर है, इससे पहले मैं 2 बार और आ चुका हूँ, और मैंने वीडियोस भी बनाए थे, बट किसी वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर पाया था। तो अभी वाला वीडियोस में मैं इसे बेहतर एडिटिंग करके इसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ताजमहल इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मॉन्यूमेंट है, और आज भी इसकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है। इसके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं, जो कि नल एंड वाइट। कुछ राइट विंग के लोग कहते हैं कि भाई ये इट इज़ ए टेम्पल, और कुछ लोग कहते हैं भाई इसके अंदर जो 22 बंद तहखाने हैं उसको लेकर के उसको खोलिए, उसके अंदर कुछ राज छिपा है। तो अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर सब कुछ प्लेन एंड सिंपल हो तो मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा मसालेदार भी चलते रहना चाहिए समाज में। ये सामने जो आप वॉल देख रहे हैं, जो फेंसिंग है, उसके पीछे है यमुना नदी, और ताजमहल बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसको बनाने के लिए और नदी के पानी से बचाने के लिए उस टाइम में भी बहुत शानदार इंजीनियरिंग की गई थी। जितना ऊंचा है इसका लेयर उतना ही गहरा भी है। तो इसका जो बुनियाद है
वो फाउंडेशन बहुत गहरा है, उसके ऊपर फिर पत्थर है, उस पर फिर लकड़ी है, ऐसी लकड़ी दी गई है जो पानी से न सड़े। और क्योंकि इसको यमुना के बिल्कुल किनारे बनाना था, इस वजह से सामने पीछे जो आप जगह देख रहे हैं उसको मेहताब बाग कहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती नहीं है, बहुत लोग जाते नहीं है। ये है यमुना और ये है ताजमहल यमुना के किनारे। ये मस्जिद है, मस्जिद का हिस्सा। और अभी हम ताजमहल के अंदर भी चल करके आपको बताएंगे और फिर इससे जुड़े और भी कुछ फैक्ट्स जो जैसे जैसे माइंड में आता जाएगा वो हम आपको बताते चलेंगे। ये हम ताजमहल के मौज़िलम में जो मकबरा है अंदर में उधर जा रहे हैं। और ये बिल्कुल पास में जो ताजमहल के साइड में मैं खड़ा हूँ, इसलिए आपको फुल व्यू नहीं आ रहा है। ये सामने मेन गेट है, यहाँ से हमने एंट्री की थी। यहाँ पे आप जब भी आओ तो टूर गाइड मत लेना, थोड़ा खुद से पढ़ लेना, थोड़ा हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा जाना, वरना टूर गाइड आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएगा कि आपको हिस्ट्री के सब्जेक्ट से ना विश्वास उड़ जाएगा। उन्हें मसालेदार बनानी होती है कहानियों को, इसलिए वो झूठ मिला करके कह देंगे शाहजहां ने हाथ काट दिए थे अपने इसके कंस्ट्रक्शन करने वालों के। तो वो सब बकवास की बातें वो लोग करते हैं। यहाँ से मौज़िलम की एंट्री है और हम उधर अब जा रहे हैं। यहाँ पे शूज़ पहन के एंट्री, शूज़ कवर मस्ट है। अब किसी को भी देखेंगे तो वो शूज़ के ऊपर कवर लगा रखा है उन्होंने। तो ये है एंट्री। ये पत्थर सब जो है मार्बल, वाइट मार्बल, वो हमेशा से ऐसे ही है, काफ़ी लंबे वक्तों से है। तो हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, ये सामने ताजमहल है और इधर मस्जिद का दूसरा हिस्सा है। और कई मिथ है, जैसे कि इसमें से एक है, मेजर मिथ है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो ये है कि ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं और उन्हें खोला नहीं जा रहा है, उसमें कुछ सीक्रेट है। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये राइट सही बात नहीं है। 1976 तक वो खुला हुआ था और फिर बाढ़ आई यमुना में, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी अंदर आने लगा, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। तो इसे बहुत सारे लोग इस तरह से दिखाते हैं कि भाई इसमें कुछ राज छुपा हुआ है, लेकिन ये एएसआई ने कोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया, उसने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, फिर जस्ट नॉर्मल, और हमने जानबूझ करके बंद कर रखा है क्योंकि यमुना का बिल्कुल यमुना के बेड पे बना हुआ है, तो पानी इधर आने का चांसेस रहता है। इसलिए आप अगर ताजमहल देखोगे और कंपेयर करोगे हुमायूं के मकबरा से, तो आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगी। और रीज़न इज, ताजमहल एक्चुअली में सिमिलर है हुमायूं के मकबरा से, उसी को देख करके बनाया गया है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस रखा गया है। वो रेड मार्बल है और ये वाइट मार्बल है। हम लोग अब ताजमहल के मौज़िलम से निकल चुके हैं और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। ये बाहर निकलने का रास्ता है मौज़िलम के अंदर से। मेन मौज़िलम में जहाँ पर थे वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और ये ताजमहल का बाहरी हिस्सा है और यहाँ से अब हम निकल करके मेन स्ट्रक्चर को फिर से देख सकते हैं। हम जो अभी थे वो अंदर में थे, जो ताजमहल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पर थे। और यहाँ से लोग निकल करके यहाँ यमुना का नज़ारा ले रहे हैं। आप पीछे देख रहे हो यमुना बह रही है शांति से, और उसके बिल्कुल किनारे में, यमुना नदी के बिल्कुल किनारे में ताजमहल को बनाया गया था। ये उसका एक मीनार है और उसका दूसरा मीनार यहाँ है और हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये मेन बिल्डिंग है। चलो मैं आपकी कुछ नक्काशी दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। पूरे ताजमहल में इस तरह का डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये खूबसूरत डिज़ाइन ना, वो है। आप ये फूल को जो देख रहे हो ना, ये बाद में इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे पहले कीमती पत्थर हुआ करते थे जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कुछ रेनोवेशन किया, वरना ये ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिख रहा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल फुल जैसा फील होता था और इसमें बिल्कुल करोड़ों के पत्थर लगा रखे थे। और यहाँ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, पूरे ताजमहल में कुरान की आयतें लिखी हुई है। एक जगह शाहजहां का नाम भी है, मुमताज़ का नाम भी है। और इन सबको लिखने के लिए स्पेशल आर्टिस्ट आए थे दुनिया भर से, उनको बुलाया गया था और उन लोगों ने लिखा था। तो काफ़ी मेहनत का काम था। और तो चलिए फिर हम आपको उधर दूसरी तरफ से निकलते हैं और जहाँ से मेन बिल्डिंग फिर से नज़र आएगा वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा ताजमहल का आखिरी मोमेंट है और अब हम यहाँ से निकल करके अब वापस आगरा के रेड फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये आखिरी था, यहाँ पे हमने लगभग 1.5-2 घंटे स्पेंड किए, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। और मौसम ख़राब होने की वजह से, तेज़ धूप होने की वजह से सारा मज़ा किरकिरा रह गया। मैं ये सोच के आया था अक्टूबर का महीना यूजुअली
काफ़ी पीसफुल माना जाता है घूमने के हिसाब से, काफ़ी कूल माना जाता है, इस हिसाब से मैं आया था। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये जून की तरह गर्मी लग रही है, यहाँ धूप भी बहुत तेज़ है। बट एनी हाउ, खैर हमने ये ट्रिप पूरा कर लिया है यहाँ आगरा ताजमहल का। अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगरा फोर्ट की तरफ। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, और फिर हम आपको दिखाएंगे आगरा का दूसरा मॉन्यूमेंट्स।